अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद कामरान है। उस्ताद ऑनलाइन चैनल पे हमने लॉ के लेक्चर की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर पंजाब एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006 पीडा एक्ट जिसको हम कहते हैं, बड़ा मशहूर है ये पीडा एक्ट 2006, इसको डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले गवर्नमेंट सर्वेंट एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 1973 थे, उनके अंदर भी एफिशिएंसी और डिसिप्लिन को डिस्कस किया गया था कि किन बुनियाद पे जो है जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको सजा दी जा सकती है, उनकी एफिशिएंसी और उसको चेक किया जा सकता है, और अगर वो सही तरह काम नहीं कर रहे तो उनको सजा दी जा सकती है। तो यहाँ पे भी पंजाब एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट जब 2006 में बना, इसके अंदर जो लोग इमीडिएटली रिटायर हुए थे उनकी रिटायरमेंट के साल 2 साल के अंदर अंदर ही उनके खिलाफ अगर इंक्वायरी स्टार्ट की जा सकती है तो की जाती थी, और इस चीज़ को ऐड कर दिया गया। थोड़ा सा स्कोप जो था करप्शन की डेफिनेशन का स्कोप बढ़ा दिया गया, मिसकंडक्ट की डेफिनेशन का स्कोप थोड़ा बढ़ा दिया गया, ताकि जो चीज़ें छुप गई थी, कुछ चीज़ें रह गई थी, कुछ मिस चीज़ ऐसी थी जो डिस्कस नहीं हो पाई थी एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल 1973 में, उनको इसके अंदर एड्रेस किया गया है। और इसके अंदर ख़ास तौर पे जो मिसकंडक्ट वाला डेफिनेशन है उसके अंदर वो सिविल सर्वेंट को बहुत ज़्यादा पाबंद कर दिया गया। वो इतने ज़्यादा पाबंद हो गए हैं अपने बॉस के कि वो किसी भी किस्म की एक्टिविटी, रेगुलर एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसका जो स्कोप है वो ज़्यादा इन्हांस्ड है। तो END रूल्स की समझ लेंगे कि मॉडिफाइड और अपडेटेड फॉर्म है ये पंजाब एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006। इसका सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशन से डील करता है। इसके अंदर गवर्नमेंट की डेफिनेशन है, जाहिर है पंजाब है तो चीफ मिनिस्टर जो है वो गवर्नमेंट है, उसको हेड करता है। चीफ मिनिस्टर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से डील कर किया जाएगा। उसके बाद इसके अंदर एम्प्लॉय जो है वो गवर्नमेंट में कोई भी एम्प्लॉय है, चाहे वो सिविल सर्वेंट पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत आया, या जो कॉर्पोरेशन है जैसे यूनियन काउंसिल है उसके मुलाजमीन हैं, ये कॉर्पोरेशन है, टाउन कमेटी है उसके मुलाजमीन हैं, या जिस तरह मार्केट कमेटी होती है उसके मुलाजमीन हैं, ये सारी कॉर्पोरेशन जो गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही हैं उसके एम्प्लॉयज़ हैं, उनके ऊपर भी ये चीज़ें लगती हैं। और इसके अंदर जो बेसिकली डेफिनेशन देखने वाली हैं वो करप्शन की और मिसकंडक्ट की हैं। तो करप्शन को इसमें डिस्कस किया है उसने। अगर कोई शख्स पैसे ले रहा है, पेक्यूनरी बेनिफिट्स ले रहा है, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे ये करप्ट है, ठीक है। उसके जो एसेट्स हैं बियॉन्ड सैलरी हैं या एसेट बियॉन्ड मीन्स हैं तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। फिर उसने कोई प्ली बारगेन की है, जैसे अब नैब के अंदर प्ली बारगेन करके वो बंदा बरी होके आता है, तो इट मीन्स कि उसने कोई गड़बड़ की थी और वहाँ पैसे दे के वहाँ से छूट के आया है। इसका मतलब है कि वो कन्विक्टेड बेशक नहीं है, लेकिन प्ली बारगेन का मतलब है कि उसने कुछ जुर्म किया था और वो पैसे दे के उसने जान छुड़ाई है। तो प्ली बारगेन करने वाले को भी करप्ट कहा जाएगा। फिर उसके बाद जनाब जो उसके लाइफ स्टाइल है वो बियॉन्ड मीन्स है, तो उसमें भी हम कहेंगे कि जनाब उसका लाइफस्टाइल ऐसा है कि जो उसकी आमदनी से मैच नहीं करता है वो भी बंदा करप्ट कराएगा। या जिसकी रेपुटेशन है वो बीइंग करप्ट, ये करप्ट है, ठीक है। या वो यूज करता है पोस्ट को फॉर पर्सनल बेनिफिट, या किसी अपने को बेनिफिट देता है उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, तो ये सारी चीज़ें जो है करप्शन में आती हैं। या सबवर्सिव एक्टिविटीज़ में शामिल हैं, यानी ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमारे स्टेट या गवर्नमेंट के खिलाफ जा रही हैं, सबवर्सिव एक्टिविटीज़ में शामिल है, तो ये सारी के सारे जो है करप्शन के अंदर शामिल कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें करप्शन के ज़मरे में आती हैं कि जो शख्स भी इन चीज़ों का मर्तकब होगा वो करप्ट कहलाएगा, ठीक है। और आगे है इनएफिशिएंसी, हर वो शख्स जो एफिशिएंटली अपनी चीज़ परफॉर्म नहीं कर रहा या अनएबल टू परफॉर्म है सर्विसेज है, वो इनएफिशिएंट कहलाएगा। वो शख्स भी इसके अंदर आता है। इनएफिशिएंसी एफिशिएंटली परफॉर्म फंक्शन असाइन टू एन एम्प्लॉय इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज, कि वो अपने जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वो शख्स भी इनएफिशिएंट है, ठीक है। इसी तरह इसके जो मिसकंडक्ट है, अब इसकी मिसकंडक्ट जो है ये END रूल जो थे 1973 के उसमें नई चीज़ ये चीज़ शामिल नहीं थी। अब इस मिसकंडक्ट के अंदर उन्होंने हर चीज़ को शामिल कर दिया कि अगर कोई एम्प्लॉय है वो किसी बॉस की बात नहीं मानता है
या उसका एटीट्यूड ऐसा है कि जो बदतमीज़ाना है, या एटीट्यूड जो है वो अनबिकमिंग ऑफ ए सिविल सर्वेंट है, ठीक है, उसके जो प्रॉपर जो मैनर्स हैं वो प्रॉपर नहीं है। अगर हम उसको स्टडी करें, देखें, कंडक्ट प्रेजुडिकल टू गुड ऑर्डर और सर्विस डिसिप्लिन, कंडक्ट कंट्रेरी टू द कंडक्ट रूल्स, कंडक्ट अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर एंड अ जेंटलमैन, इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन फॉर गेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन इंडस्ट्री, ठीक है, क्योंकि बिजनेस और बिजनेस कर रहा है, ठीक है, एनी एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग और अटेम्प्ट ब्रिंग आउटसाइड इन्फ्लुएंस, कि अपनी जो पोस्ट है उसका इन्फ्लुएंस किस चीज़ पे लागू कर रहा है, ठीक है, मेकिंग अपॉइंटमेंट और प्रमोशन और हैविंग बीन अपॉइंटेड और प्रमोटेड ऑन एक्सटर्नियस ग्राउंड्स, कि वो नाजायज अपॉइंटमेंट्स कर रहा है, ठीक है, या ड्यूटी से गायब रहता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, मिसकंडक्ट में आ रही हैं, ठीक है, कि कंडक्ट अनबिकमिंग ऑफ सिविल सर्वेंट, यानी गैर मुनासिब का भी ये का मतलब है, ठीक है, लीव पे चला गया विदाउट नोटिस, ठीक है, अनफेयर यूज ऑफ पोस्ट है, तो इस तरह का कोई भी काम वो करता है तो सारा मिसकंडक्ट में आता है। यानी कि ये वो चीज़ें हैं जिनकी बिना पे उसको हमने सजा दे सकते हैं, ठीक है। तो करप्शन को डिफाइन किया है, फिर मिसकंडक्ट को डिफाइन किया गया है डेफिनेशन क्लास में, तो ये बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है, ठीक है। इनएफिशिएंसी, करप्शन और मिसकंडक्ट, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसकी बिना पर उसको पेनल्टी दी जा सकती है। तो सेक्शन 3 जो है ग्राउंड फॉर पेनल्टीज, ईएटी रूल में सेक्शन 3 जो है वो ग्राउंड फॉर पेनल्टीज को डील कर रहा है, ठीक है। तो ग्राउंड फॉर पेनल्टीज, ये बड़ा अहम सवाल है, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि व्हाट आर द ग्राउंड फॉर पेनल्टीज, ठीक है। तो उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि वो इनएफिशिएंट है, ठीक है, वो अपना काम सही तरीके से नहीं करता है, ये एफिशिएंट था तो अब वो एफिशिएंट नहीं रहा, इनएफिशिएंट है या सीज टू भी इनएफिशिएंट है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आती है गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट है, दिलचस्प बात ये कि करप्शन तीसरे नंबर पे है, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, और तीसरे नंबर पे है गिल्टी ऑफ करप्शन, ठीक है। अब करप्शन की डेफिनेशन भी हमने पढ़ ली सेक्शन 2 में, मिसकंडक्ट की डेफिनेशन भी सेक्शन 2 में हम पढ़ चुके हैं। फिर वो सबवर्सिव एक्टिविटीज में या नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट एक्टिविटीज है उसमें शामिल है, तो इन चार बुनियादों पे हम उसको पेनलाइज कर सकते हैं, उसे सजा दे सकते हैं। तो सेक्शन 2 में डेफिनेशन है, सेक्शन 3 ये कहता है कि क्या ग्राउंड्स हैं पेनल्टीज की, तो इनएफिशिएंसी है, मिसकंडक्ट है, करप्शन है और सबवर्सिव एक्टिविटीज है। इसके बाद सेक्शन 4 में जो है वो पेनल्टीज डिस्कस हो रही हैं कि कौन कौन सी पेनल्टीज उसको दी जा सकती हैं, तो माइनर और मेजर पेनल्टीज हैं। सेक्शन 4 में पेनल्टीज डिस्कस हो रही हैं, माइनर यानी कि छोटी सजाएं, जिसमें सबसे पहले है सेंचर, इसे कहते हैं सर्जनिश करना, यानी डांटा किसी को, समझाया किसी ने कि यार टाइम पे आया करें, इस तरह ना किया करें, तो सेंचर है, ठीक है। या इसके बाद है होल्ड, इंक्रीमेंट रोक लेना, ठीक है, इंक्रीमेंट जो है वो उसको ना दिया जाए, रोक दिया जाए, ठीक है, किसी कुछ अरसे के लिए, ठीक है, 5 साल से ज़्यादा के लिए नहीं रोक सकते हैं किसी का भी इंक्रीमेंट, तो ये एक माइनर सजा है। फिर उसको फाइन किया जाए, और ये एक अप टू पे ऑफ 1 मंथ, 1 माह की सैलरी तक की उसको फाइन किया जा सकता है, ठीक है। और चौथी क्या है, उसका पे स्केल में रिडक्शन करते हैं, जाहिर है इससे भी उसकी तनख्वाह पे फर्क पड़ेगा और उसके बोनसेस में उसके जो मामलात हैं उसको मॉनेटरी नुकसान होगा, तो ये भी माइनर पेनल्टीज में है, लेकिन अच्छी खासी सख्त किस्म की पेनल्टी है, और उसकी प्रमोशन को भी रोक सकते हैं, विद होल्डिंग प्रमोशन।
आप देखें ये माइनर पेनल्टीज कहलाती हैं। सेक्शन 2 में हमने डेफिनेशन देखी, करप्शन की डेफिनेशन देखी, इनएफिशिएंसी की डेफिनेशन देखी, मिसकंडक्ट की डेफिनेशन को देखा। सेक्शन 3 में हमने ग्राउंड फॉर पेनल्टीज देखेंगे, इन अगर कोई शख्स इनएफिशिएंट है सिविल सर्वेंट, अगर उसके पास मिसकंडक्ट पाया जाता है या करप्शन पाई जाती है या सबवर्सिव एक्टिविटीज में शामिल है, तो ये वो ग्राउंड है जिसकी बिना पर उसे सजा दी जा सकती है। अब सजाएं कौन सी हैं, ये सवाल ग्राउंड फॉर पेनल्टी वाला भी सवाल बहुत अहम है, वो पूरा सवाल पूछ लेता है तो ग्राउंड आपने बतानी होती है। सेक्शन 4 पेनल्टीज के हवाले से वो बार बार पेनल्टीज पूछ लेता है। तो माइनर पेनल्टीज में सेंशर है जिसमें डांट डपट है, या इंक्रीमेंट की स्टॉपेज है, फाइन किया जा सकता है 1 माह की सैलरी तक, ये 5 साल से ज़्यादा हम इंक्रीमेंट नहीं रोकते हैं। लोअर पे स्केल में उसकी रिडक्शन कर दी जाए या उसके जो प्रमोशन है उसको भी दौड़ कर लिया जाए। तो ये 4 जो हैं 1 2 3 4 5 जो हैं ये माइनर पेनल्टीज हैं। उसके बाद मेजर पेनल्टीज हैं। सेक्शन 3 और 4 बहुत ज़्यादा अहम है, पेपर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम चीज़ें हैं। मेजर पेनल्टीज में सबसे पहले ये है कि रिकवरी की जाए उसकी पे में से, उसकी पेंशन में से, जो भी नुकसान उसकी वजह से हुआ है कि उसने फ्रॉड किया है, किसी महकमे में कोई नुकसान पहुंचाया है, तो वो सारे का सारा उसकी पे में से या उसकी पेंशन में से रिकवर किया जाए। मैंने बताया कि उसमें जो है रिटायर्ड बंदे को भी उन्होंने शामिल किया कि उस साल डेट के अंदर उसके खिलाफ भी, उसको रिटायर हुए हैं तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। तो एक तो उससे रिकवरी करें। फिर इसमें भी रिडक्शन है लोअर पोस्ट में, ठीक है। यानी कि सब इंस्पेक्टर को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बना दिया जाए। फिर इसके बाद ये है कि उसको उसकी जो पास सर्विसेज हैं उसके बेनिफिट को रोक लिया जाए। ठीक है, उसके बेनिफिट रोक लिए जाए। और इसके बाद कंपल्सरी रिटायरमेंट है। यानी कि वैसे तो उसने 20 साल की सर्विस के बाद या 60 साल की उम्र के बाद होना था, लेकिन अब उसे कंपल्सरी रिटायर कर दिया गया है। रिमूवल फ्रॉम सर्विस है, सर्विस से ही रिमूव कर दिया। और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस है। अब रिमूव में भी हटाया जाता है, डिसमिसल में भी हटाया जाता है, लेकिन डिसमिसल के केस में आपको दोबारा किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप जो है एलिजिबल नहीं रहते हैं। ठीक है, इसमें अहम बात यह है कि अगर आपको डिसमिस किया गया है, ये बार कर देती है फॉर फ्यूचर जॉब, कि आप मुस्तकबिल में कोई नौकरी सरकारी नहीं कर सकते। तो ये 3 सेक्शन जो हैं बहुत ज़्यादा अहम है। सेक्शन 2 जिसमें डेफिनेशंस हैं करप्शन की, जिसमें मिसकंडक्ट की, इनएफिशिएंसी की डेफिनेशन बयान की गई है। सेक्शन 3 में ग्राउंड्स फॉर पेनल्टीज हैं कि किन बुनियाद पे, इनएफिशिएंसी की बुनियाद पे, अगर वो गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट है तो, अगर वो गिल्टी ऑफ करप्शन है तो, अगर वो गिल्टी ऑफ सबवर्सिव एक्टिविटीज है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अब कार्रवाई कितने किस्म की हो सकती है, माइनर पेनल्टीज और मेजर पेनल्टीज। सेक्शन 4 के तहत माइनर पेनल्टीज में सेंशर है, उसके लोअर पोस्ट में उसका भेज देना है, उसको फॉर जो है इंक्रीमेंट को रोक लेना है, उसके प्रमोशन को रोक लेना है। और इसमें मेजर पेनल्टीज में क्या है कि उसके पैसे तनख्वाह में से या उसकी पेंशन में से रिकवरी की जाए। इवन कि अगर पेंशन सारी खत्म हो जाए और रिकवरी ना हो तो उसकी जायदाद बेच के रिकवरी की जाए, इतनी सख्ती है। फिर रिडक्शन टू लोअर पोस्ट है, उसको सब इंस्पेक्टर को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कर दिया गया। फिर उसकी पोस्ट सर्विसेज यानी कि जो उसने सर्विस अब तक दिया उसको आप ख़त्म कंसीडर किया जाएंगे, उसको कोई वो बेनिफिट नहीं है, तो ये भी अच्छा खासा बड़ा नुकसान है। कंपल्सरी रिटायरमेंट की जा सकती है, रिमूवल फ्रॉम सर्विस की जा सकती है, और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस की जा सकती है। डिसमिसल फ्रॉम सर्विस में ये नुकसान है कि आप फर्दर कभी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो सेक्शन 2, 3, 4 जो है ये बहुत ज़्यादा अहम है। और सेक्शन 5 जो है वो इंस्टीट्यूशन और प्रोसीडिंग से डील करता है कि जनाब अगर आप ये समझते हैं कि इसके खिलाफ प्रोसीजर चलाना चाहिए, इसके खिलाफ इंक्वायरी करनी चाहिए, तो आप इसके खिलाफ इंक्वायरी स्टार्ट कर दें। सेक्शन 5 जो है वो इनिशिएशन और प्रोसीडिंग की बात कर रहा है
कि आप उसके खिलाफ जो है प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उसमें शो का नोटिस दें उसको, उसने 7 दिन के अंदर उसको जवाब देना है। उस रिप्लाई की बेस पे आप आगे उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। फिर आगे इंक्वायरी प्रोसीजर भी हम डिस्कस करते हैं। सेक्शन 6 जो है वो सस्पेंशन की बात करता है। ये अहम बात है कि जब आपने किसी अफसर के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो उसे 90 डेज के लिए लीव पे भेज दें, सस्पेंड कर दें उसको, जिसमें उसको बेसिक पे मिलती रहती है, तो 90 दिन के लिए उसे सस्पेंड किया जा सकता है। अगर ये 90 दिन का पीरियड खत्म हो जाए, अभी तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई, तो अगले 30 दिन के अंदर फिर 90 दिन की एक्सटेंशन और जो है सस्पेंशन की जा सकती है। अगर आप नहीं करते 30 दिन के अंदर उसके दोबारा सस्पेंशन नहीं करते तो वो ऑन जॉब आ जाएगा, उसको ऑन जॉब तस्वर किया जाएगा। तो ये सस्पेंशन बड़ा अहम है कि इसको सस्पेंड करके आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें, ताकि डिपार्टमेंट में रहते हुए वो किसी किस्म का कोई इन्फ्लुएंस ना कर सके। सेक्शन 7 से लेके आगे ऑनवर्ड जितना भी सेक्शन है वो उसकी इंक्वायरी के साथ डील करते हैं। उसके अंदर यही बताया गया है कि आपने स्पीडी इंक्वायरी करनी है, आप उसको नोटिस भेजना है, उसके नोटिस के 30 दिन के अंदर आपने उसको जो है प्रोसीडिंग को स्टार्ट करना है। 90 दिन के अंदर कोशिश की जाए कि उसका फैसला किया जाए प्रोसीडिंग का। अगर वो गिल्टी साबित होता है तो सज़ा दे दी जाए, और अगर सज़ा हो जाती है उसके नतीजे में उसके पास डिपार्टमेंटल अपील मौजूद है, वो 30 दिन के अंदर उसे डिपार्टमेंटल अपील करनी है। अगर अपील करने के बावजूद उसकी सजा बरकरार रहती है तो फिर वो ट्राइब्यूनल जा सकता है। ठीक है, और वहाँ पे भी उसने 30 दिन के अंदर ट्राइब्यूनल में जाके अपील दायर करनी है, और वहाँ पे फिर जो भी फैसला होता है उसके बाद देखा जाएगा। अगर वो वहाँ से बहाल हो गया था तो तमाम उसके जो बेनिफिट्स हैं, जो एरियर्स बनते हैं, वो सारे के सारे उसको दिए जाएंगे। तो इस पूरे पीडा एक्ट में अंदर एक तो प्रोसीजरल है, वो जनरल है, वो आप ओवरऑल उसमें ये डिस्कस कर सकते हैं कि सेक्शन 8 से लेके आगे जो ऑनवर्ड जो है वो सारा ये प्रोसीजर डिस्कस किया गया है, जिसमें उसको शो कॉज नोटिस से लेके आखिरी अपील तक के राइट का उसमें डिस्कस किया गया है। और इसमें सेक्शन 2 डेफिनेशंस के हवाले से, सेक्शन 3 ग्राउंड्स फॉर पेनल्टीज़ के हवाले से, सेक्शन 4 पेनल्टीज़ के हवाले से अहम है। सेक्शन 6 अहम है कि जो हमें बताया गया है कि उसको लीव पे भेजना है, आपने सस्पेंड करना है 90 दिन के लिए, और अगर एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़े टाइम तो 30 दिन के अंदर दोबारा आप उसको दोबारा सस्पेंड कर सकते हैं। अगर आप 30 दिन के अंदर नहीं करते तो वो ऑन जॉब सर्व किया जाता है, वो ऑन ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। फिर आगे प्रोसीजर की बात है, इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो किसी भी किस्म के बंदे को बुला सकता है इंक्वायरी के लिए, डॉक्यूमेंट्स जो है उसको क्लेम कर सकता है। उसके बाद सिविल कोर्ट की तकरीबन जो है उसको वही वाली पावर्स दी जाती हैं ताकि वो प्रॉपर इंक्वायरी कंडक्ट कर सके, और कंडक्ट करने के बाद वांटिंग अथॉरिटी जो है वो आपको ये नोटिस देगी कि हम आपके खिलाफ ये सजा कर रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहते हैं, और उसके बाद आपके जवाब के बाद वो उसको फाइनलाइज कर सकती है। आप फाइनल करने के 30 दिन के बाद आप डिपार्टमेंटल अगर अपील मौजूद है तो डिपार्टमेंटल अपील करेंगे, अगर अपील मौजूद नहीं है तो 30 दिन के अंदर आपने ट्राइब्यूनल में जाके अपील करनी है। अगर आप ये 30 दिन का टाइम निकाल देते हैं तो फिर आप राइट ऑफ अपील भी खो देते हैं। तो ये पीडा एक्ट बेसिकली एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स को डील करता है कि अगर आप एफिशिएंट नहीं हैं, आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी पाई जाती है, तो आपको ये ग्राउंड्स हैं, उसकी बिना पर ये सजाएं दी जा सकती हैं, और आगे प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी मौजूद है। तो प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी पूछा जाता है वो जनरल ही है कि 7 दिन के अंदर आपको नोटिस है, आपने 7 दिन में जवाब देना है, उसको फिर उन्होंने 30 दिन के अंदर उसको देखना है, 90 दिन में फैसला करना है। तो इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसको 100% फॉलो नहीं किया जाता है, तो इसलिए ये मामला चलता रहता है। ठीक है, और वहाँ से अमूमन ये होता है कि वहाँ पे अगर आपको नहीं भी मिलता रिलीफ तो सर्विस ट्राइब्यूनल जो है वहाँ जाके सेक्शन 4 के तहत जो आप अपील करते हैं सर्विस ट्राइब्यूनल एक्ट 1973, उसमें अमूमन आपको वहाँ से रिलीफ लोगों को मिल जाता है।